नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे पटना से देख रहे हैं खबरदार। हम उस पाटलिपुत्र की धरती पर इस समय खड़े हैं जहां से चाणक्य ने राज करने की नीति तैयार की थी, राजनीति शास्त्र पूरी दुनिया को दिया था और आज भी उन्हीं के राजनीति शास्त्र का अनुकरण करते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाती हैं। हम उस पाटलिपुत्र की भूमि पर खड़े हैं जहां से कभी चंपारण में चंपारण आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को खदेड़ने की हुंकार भरी थी। उस पाटलिपुत्र की भूमि पर खड़े हैं जहां से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा को पूरी तरीके से बदल दिया था। अब कल जो नतीजे आने वाले हैं उसके बाद क्या होगा? राजनीति बदलेगी क्या? नीतीश कुमार 15 साल के शासन के बावजूद लोगों के मन और वोटों में बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे सबसे युवा मुख्यमंत्री? आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है सब पर, उस पर हमारी नजर लगातार है। लेकिन खबरदार में खबरों के लेंस के जरिए सबसे पहले हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि हम आपको आज क्या क्या दिखाने वाले हैं। खबरों की लेंस पर नजर डालें तो सबसे पहले बिहार की ही बात उसमें होगी। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। कल उनके लिए राजनीतिक करियर का एक बड़ा दिन हो सकता है। एग्जिट पोल आने के बाद से तेजस्वी और नीतीश कुमार की टीम की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। आज इस चुनावी इमोशन को कैच करने का दिन है। साथ ही आपको बिहार चुनाव का वो एक्स फैक्टर भी बताएंगे जो एग्जिट पोल आने के बाद फोकस में है। इसे अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद पटाखे जलाने के शौकीनों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर होगी। इस बार आपकी दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। एनजीटी ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के तमाम शहरों में अगले कुछ हफ्तों तक पटाखे जलाने पर बैन रहेगा। देश के अलग अलग शहरों में हवा की क्वालिटी के हिसाब से किस तरह की पाबंदियां होंगी, इसकी पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में आपको देंगे। और आज आपको बताएंगे कि सिर्फ 24 साल की उम्र में शहीद होने का मतलब क्या होता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारत के 4 वीर जवानों ने बलिदान दिया। इनमें बिहार के मधेपुरा के कैप्टन आशुतोष कुमार भी थे। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। शनिवार को फोन करके परिवार को बताया कि दीपावली और छठ पूजा की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं, लेकिन घर तक का वो सफर अधूरा रह गया। ऐसी न जाने कितनी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती जैसी नेता कहते हैं कि घाटी के युवाओं के पास हथियार उठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। कल मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे। अमेरिका में सुपर ट्यूसडे कहा जाता है क्योंकि उस दिन काउंटिंग होती है। अब बिहार में भी काउंटिंग मंगलवार के दिन ही होनी है, लेकिन किसके लिए मंगल होगा ये देखना होगा। अब तेजस्वी यादव का जन्मदिन होने के नाते आरजेडी में वो उत्साह दिखा जो कि एग्जिट पोल के नतीजे पर आधारित था। पर क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, इसके लिए कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। आज तक भी 6 बजे सुबह से लगातार सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएगा। बहरहाल नेताओं का हाल क्या है, हम आपको बीजेपी जेडीयू के कैंप का हाल भी बताएंगे कि क्या रहा वहां पर आज पूरे दिन। लेकिन सबसे पहले आपको हम आरजेडी का उत्साह दिखा देते हैं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आशा पूरा करी है तेजस्वी भैया, युवा लोगन के आशा पूरा करी है। आज तेजस्वी यादव का बर्थडे, कल बड़ा दिन। बिहार में आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता जोश में है। एग्जिट पोल के नतीजों ने ये जोश डबल किया है, इसलिए काउंटिंग से पहले ही जीत का कॉन्फिडेंस है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ब्लास्टर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता का जन्मदिन है। 24 घंटे उस फैसले की घड़ी से पहले यहाँ पे आप देखिए तेजस्वी यादव के घर के बाहर किस तरह से उनके समर्थक जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी तस्वीर है आईपीएल खेल
चुके हैं तेजस्वी पर बिहार की पॉलिटिकल लीग में अपना किला फतेह करेंगे। क्या उनकी टीम जो है वो ट्रॉफी जीतेगी? गला बैठ गया कि नहीं? इलेक्शन नहीं, जब हमारा गला खराब हुआ तो अब क्या बैठेगा? बिहार पॉलिटिक्स लीग का ट्रॉफी आदरणीय तेजस्वी यादव जीतने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राजनीतिक के जितने भी बिहार के युवा, उन पर विश्वास हुआ। बिहारी सब बुढ़ा पे भारी, एक ठेठ बिहारी सब बुढ़ा पे भारी। आरजेडी के कैंप को तेजस्वी की जीत पर कोई संदेह नहीं है। मान रखा है कि एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आने वाले हैं। तेजस्वी को हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री भैया मंत्री का कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या है? नीतीश कुमार जी के शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। भरोसा है कि तेजस्वी सिर्फ जीतेंगे नहीं, डबल सेंचुरी लगाने वाले हैं। सेंचुरी होगी कि डबल सेंचुरी कि कहीं बीजेपी की गुगली से आउट हो जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो आज जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं तेजस्वी जी का, ये मुख्य गिफ्ट जो है पूरे बिहार की जनता जो ने ईवीएम में बंद कर दिया है और देश को कल कुशासन से मुक्ति दिलाएगी और कुशासन के मुक्ति दिवस के रूप में कल मनाया जाएगा। और तेजस्वी का यश, यशस्वी भव। जीत का कॉन्फिडेंस पटना की सड़कों पर भी दिख रहा है। तेजस्वी के बर्थडे पर जगह जगह उनके पोस्टर लग गए हैं। एक पोस्टर में तो तेजस्वी को कृष्ण अवतार लिखा गया है। सबसे युवा सीएम होने की बधाइयां देने वाले पोस्टर भी पहले ही लगा दिए गए। ये प्रदेश दफ्तर है राष्ट्रीय जनता दल का, और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में जो रुझान आए हैं उसमें तेजस्वी की जीत की बात कही जा रही है। तेजस्वी का एक बड़ा सा पोस्टर यहाँ प्रदेश दफ्तर के बाहर लगा भी हुआ है, जिसमें जो चुनाव के दौरान ये लगाया गया था। हम सड़क की दूसरी तरफ दिखाएंगे कि दूसरी तरफ लोगों ने भी, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहाँ पर पोस्टर लगाया है हैप्पी बर्थडे का। बिहार चुनाव के आखिरी नतीजों में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है और पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव की तस्वीरों वाला पोस्टर दिखाई देने लगे हैं। तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, 31वां जन्मदिन उनका पूरा हो रहा है और वो 32वें साल में प्रवेश करेंगे। और इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के पोस्टर्स जो उन्हें जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, ऐसे पोस्टर्स पटना की सड़कों पर, चौक चौराहों पर अब लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए। तेजस्वी ने कोई हुड़दंग ना करने की चेतावनी दे दी है, लेकिन जीत पर कार्यकर्ता जश्न मनाने में पीछे नहीं रहेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ही आरजेडी का जोश हाई है और काउंटिंग के पहले तेजस्वी के बर्थडे पर यह जोश दिखाने का मौका मिल गया। क्या कार्यकर्ता और क्या कैंडिडेट, सभी को जीत पक्की नजर आ रही है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के पटना आवास पर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। आरजेडी के टिकट पर इस बार उन्होंने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा है, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे अनंत सिंह के समर्थक जो हैं, उनके परिवार वाले उत्साहित हैं। और आप देख सकते हैं नतीजों से पहले ही जो है यहाँ पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है और 10 से 15 हज़ार लोगों के खाने पीने की व्यवस्था जो है उनके सरकारी आवास पर की जा रही है। आरजेडी के खेमे में पहले से ऐसी खुशी बनती भी है। अगर नीतीश के हाथ से तेजस्वी बिहार छीन लेते हैं तो ये बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा उलटफेर होगा और बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत। मौसमी सिंह और कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, पटना। उसके हिसाब से महागठबंधन की जीत तय है। एग्जिट पोल में ये संकेत मिल रहे हैं कि 15 साल का जो नीतीश कुमार का शासन है वो मुमकिन है कि नतीजे आने के साथ ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका एक्स फैक्टर क्या है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने एग्जिट पोल के जरिए लोगों से पूछे थे। उन सवालों का अगर आकलन करें तो आपको समझ में आएगा कि इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है। पहला एक्स फैक्टर यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी दिखी है, लेकिन क्या यह नाराजगी पूरे एनडीए के लिए है या सिर्फ नीतीश कुमार से नाराजगी है? आज तक एक्सेस माय इंडिया पोल में हमने वोटर्स से सवाल पूछा कि आप एनडीए की सरकार क्यों चाहते हैं। इसकी वजह 43% लोगों ने केंद्र सरकार के अच्छे काम बताए।
29% वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए सरकार चाहते थे, 10% लोग स्थिर या मजबूत सरकार की वजह से एनडीए चाहते थे और सिर्फ 8% राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार की वजह से एनडीए को चाहते थे। यानी जो नीतीश कुमार एनडीए की ताकत थे वो इस बार कम से कम एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से कमजोरी दिख रहे हैं। दूसरा एक्स फैक्टर है यूथ वोटर। उम्र के आधार पर वोटर्स की पसंद को देखें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में 18 से 35 वर्ष की आयु के वोटर्स महागठबंधन के साथ दिखे और इससे ऊपर की उम्र के वोटर्स में एनडीए के प्रति रुझान दिखा, यानी तेजस्वी के साथ बिहार की यूथ पावर दिखी है और इसी वजह से एग्जिट पोल में महागठबंधन को काफी आगे बताया गया। इस चुनाव में बीजेपी बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं और ये चुनाव का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माना गया। तीसरा एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर और बेरोजगार। कोरोना महामारी में करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से बिहार आए थे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इन प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों के बीच महागठबंधन के प्रति रुझान देखा गया। प्रवासी मजदूरों के वोटों से चुनाव में बड़ा फर्क पड़ने का अनुमान लगाया गया। चौथा एक्स फैक्टर है चिराग पासवान की एलजेपी। एग्जिट पोल के अनुसार एलजेपी को 7% वोट और करीब 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी सीटों के मामले में कोई फायदा एलजेपी को नहीं हुआ, लेकिन जेडीयू को 30 से 40 सीटों पर नुकसान पहुंचाने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया। उपजातियों के हिसाब से वोट प्रतिशत को देखें तो एलजेपी ने उपजातियों में सेंध लगाई है और एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये वोट एनडीए के खाते में होते तो स्थिति बदल सकती थी। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे एनडीए में बहुत ज्यादा बेचैनी नजर आ रही है। नीतीश कुमार के घर के बाहर यानी सीएम आवास के बाहर, जो कि आम दिनों में भी उतनी ज्यादा चहल पहल नहीं होती है, लेकिन कमोवेश सन्नाटा दिखा तुलना में अगर आरजेडी से आप कर लें तो। कांग्रेस कैंप में तो नतीजे आने से पहले बेचैनी है, वहां पर पहले से ही केंद्रीय नेताओं को भेज दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरह की अगर जीत इस तरह से होती है और सरकार बनती है तो किसी भी तरह की उन्हें विधायकों का नुकसान न उठाना पड़े। इन सारी चीजों का विश्लेषण भी जरा देख लीजिए। तो उम्मीद करें ना भाई, फिर मौका दीजिए तो जिताइएगा ना पूरे तौर पर। आप मालिक हैं, जनता मालिक। भारी वोट से जिताइएगा ना। आप अगर पक्ष में फैसला करिएगा तो आपकी खिदमत करते रहेंगे। अब तक काम किया उसको देख लीजिए। हम लोग आगे बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार के ये शब्द आज भी गूंज रहे हैं। उन्होंने आखिरी चुनाव होने की बात कही थी, अंत भला तो सब भला की उम्मीद लगाई थी, लेकिन एग्जिट पोल ने मायूस कर दिया होगा। काउंटिंग से पहले का सन्नाटा कई संकेत देता है। इस समय हम हैं सत्ताधारी पार्टी बिहार की जेडीयू के प्रदेश दफ्तर में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो अहाता है वो खाली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की जहाँ पर भीड़ होती थी चुनाव के वक्त, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद चुनावी तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता, या फिर एग्जिट पोल के जो रुझान है उसके हिसाब से थोड़ी सी मायूसी खेमे में जरूर है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि जिस चेहरे पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वो है नीतीश कुमार का चेहरा, और तमाम अभी भी वो ऐसे पोस्टर दिखाई पड़ते हैं जिसमें नीतीश कुमार साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो शायद जो उम्मीद है एग्जिट पोल में उल्टे परिणाम की संभावनाओं के बावजूद वो नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के आश्वस्त है। एग्जिट पोल में तो नीतीश कुमार बिहार हार गए। बिहार में नीतीश की स्टोरी का द एंड दिख रहा है। जेडीयू कैंप में ये सन्नाटा एग्जिट पोल का असर है। ठीक यही असर उनके पार्टनर बीजेपी के कैंप में भी है। बाहर पीएम के बड़े पोस्टर लगे हैं, अंदर सन्नाटा है। बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी पार्टी देश की बीजेपी, और हम बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। पटना दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय है बिहार का, और यहाँ हम आपको अंदर ले जाते हैं कि क्या चुनाव नतीजों से पहले आखिरकार किस तरीके का तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर के अंदर। यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा, कुछ एकाध कार्यकर्ता और कर्मचारी जो यहाँ दफ्तर के अंदर काम करते हैं वो सिर्फ दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी पूरा दफ्तर अभी खाली पड़ा हुआ है। अगर नतीजे वही हुए जो एग्जिट पोल ने दिखाया है तो कल बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा दिन होगा। पीएम मोदी की पावर से लैस नीतीश कुमार को हराना ये बिहार की नहीं देश की राजनीति में भी बड़ी बात होगी। सरकार जो है महागठबंधन की बनने वाली है तेजस्वी के नेतृत्व में, इसमें भी कहीं कोई सुबह नहीं है। एक सेकुलर एजेंडा जो है रखा,
और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस मामले में तेजस्वी को का दाद देना होगा कि अपने एजेंडा पर उसने इस चुनाव को कराया। आरजेडी कैंप जोश में है, एनडीए का कैंप सन्नाटे में है, लेकिन इसके बीच कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई है। काउंटिंग के पहले कांग्रेस के बड़े नेता बिहार पहुंच गए। हमारा ये मानना है कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये रुचिकर होते हैं, परंतु जनता का जो फैसला जमीन पर नजर आ रहा था वो बदलाव का है, और वो बदलाव अब आज तक भी बता रहा है। तो उम्मीद है कि महागठबंधन की पूरी शक्ति से सरकार बनेगी और वो दुगनी शक्ति से बिहार के लिए काम करेगी। जीतने वाले कांग्रेस के विधायक इधर उधर ना हो जाएं, इसके लिए कांग्रेस के नेता पहले से ही प्लान बना रहे हैं। इसी डर और रिजल्ट की बेचैनी के बीच सबको कल का इंतजार है। किसकी जीत किसकी हार होगी, कल बिहार की पिक्चर क्लियर होगी। आज तक ब्यूरो। ये भी तय होगा कि प्रधानमंत्री की वो अपील काम आई या नहीं, कि अभी तो बस नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू किया है, डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए जरूरी है, या फिर तेजस्वी यादव का 10 लाख के रोजगार का दांव। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस दिवाली पटाखे नहीं चला सकते आप, प्रदूषण बहुत है। सीधे पटना से आप देख रहे हैं खबरदार, चूंकि यहीं पर जब नतीजे आएंगे तो यह तय होगा कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा या फिर नीतीश कुमार का चेहरा ही यहां पर रहेगा। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि पटाखों पर किस तरह की पाबंदी होने वाली है इस दिवाली पर, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का कहर है और इस वजह से एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि पाबंदी नहीं होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए हम आपको सारे नियम विस्तार से बताते हैं कि किन इलाकों में क्या करना होगा। लोगों के मन में सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर एनजीटी ने अपने फैसले में क्या कहा है। इसका जवाब यह है कि एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। लोगों के मन में यह सवाल भी है कि आदेश देश के किन शहरों में लागू होगा। इसका जवाब है जहां भी शहर की क्वालिटी में हवा की क्वालिटी खराब है वहां प्रतिबंध रहेगा। AQI किस तरह का है उस पर लोगों के मन में सवाल है, उसके हिसाब से आपको बता दें कि लोग वहां पर पटाखे नहीं चला पाएंगे। इसको उल्लंघन करने पर एयर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। एक पॉइंट यह भी है कि ऐसे शहर या कस्बे जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम या उसके नीचे दर्जे की होगी, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री, यानी जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है, उनकी बिक्री होगी। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से पटाखे जलाने और बेचने पर वहां बैन रहेगा। हरियाणा में सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पटाखों पर बैन रहेगा। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरीके से रोक है। कर्नाटक में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर पटाखे चलाने पर रोक है। आवाज न करने वाले पटाखे इस्तेमाल हो सकते हैं। एनजीटी के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के स्थानीय प्रशासन ने चीन से बने पटाखों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यहां भी पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे की समय सीमा ही तय की गई है। ये 2 घंटे कौन से होंगे ये राज्य सरकारें खुद तय करेंगी। अगर राज्यों ने समय सीमा तय नहीं की तो दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक छूट रहेगी। दूसरी तरफ जिन शहरों का AQI 51 से 100 के बीच होगा वहां पटाखे बेचे और जलाए जा सकते हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटीज चाहे तो हालात देखकर अपने हिसाब से फैसला ले सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रदूषण बढ़ने पर कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका भी है। इसे देखते हुए एनजीटी ने राज्यों को विशेष मुहिम चलाने की गाइडलाइन जारी की है। जिन लोगों ने दिवाली पर पटाखे जलाने के प्लान बनाए हुए थे, उनके सारे पटाखे मन में ही फुस हो गए। पर्यावरण के लिए लगातार चिंतित रहने वाले एनजीटी का आदेश आ गया और ये तय हो गया कि दीवालों पर पटाखों की रौनक नहीं रहेगी। पहले ही हमारे शहर दम घोटू प्रदूषण से बेहाल हैं। ऐसे में दिवाली पर पटाखे जलाने से मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। आप देख ही रहे होंगे पूरे उत्तर भारत के आसमान में धुंध का अवैध कब्जा है। ज्यादातर शहरों की सुबह सूरज के साथ नहीं, इस धुंध के साथ शुरू होती है और पूरे दिन चारों तरफ धुंध का साम्राज्य फैला रहता है। एनजीटी ने पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। फुलझड़ियों पर पानी डालने वाले इस आदेश को समझिए। यह आदेश देश के उन सभी इलाकों में जारी रहेगा जहां एम्बिएंट एयर क्वालिटी की श्रेणी खराब की बनी हुई है। ऐसे राज्यों में आज से 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे चलाने के लिए भी सिर्फ 2 घंटे का ही समय दिया गया है। ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर 9 नवंबर से
जो कि आज है, और 30 नवंबर तक पूरी तरीके से पटाखों को दिल्ली और एनसीआर में बैन कर दिया गया है। उसके अलावा जो हलफनामे फाइल किए थे हरियाणा और यूपी ने, जो यू टर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में विशेष सख्ती की है। पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी दिल्ली समेत गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है, खास तौर पे जो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो विभाग जिम्मेदार है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हो या अथॉरिटी के सक्षम अधिकारी हो या स्थानीय निकाय के अधिकारी हो, उनको सतर्क रहना पड़ेगा और जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के बाद अब एनजीटी ने भी प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया है। एनजीटी ने 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर ये साफ कर दिया है कि सरकारों के साथ साथ कोर्ट भी पूरी तरह से प्रदूषण को कम करने के लिए कमर कस चुकी है। पूरा एनसीआर एक तरह से एयरलॉक हो गया है। एक सांस खतरनाक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े डराने वाले हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो आज दिल्ली में AQI का स्तर 463 तक पहुंच गया। रविवार को AQI 416, शनिवार को AQI 427, शुक्रवार को 406, जबकि गुरुवार को 458 के स्तर तक पहुंच गया था। यानी पिछले 5 दिनों में दिल्ली की हवा आज सबसे ज्यादा जहरीली है। मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं और आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं कि इस वाले पूरे इलाके में भी ऐसे ही धुआं की जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। पॉल्यूशन लेवल दूसरी जगहों पर, आनंद विहार जो इससे आगे पड़ता है, वहां पर भी बढ़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक हो तो यह अच्छा माना जाता है। 51 से 100 रहे तो औसत की श्रेणी में आता है। 101 से 200 मॉडरेट, जबकि 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 का मतलब है हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। हवा में मौजूद यही कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर खून में घुल जाते हैं। इससे शरीर में कई तरह की बीमारियां जैसे अस्थमा और सांसों की दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि पटाखों के प्रतिबंध को लोग गंभीरता से ले रहे हैं। ये पटाखे जो प्रदूषण है, आंखों में जलन हो रही है, इसमें पटाखे बिल्कुल न जलाएं। कोई नहीं, हम नहीं चलेंगे, वो तो अच्छा है पोल्यूशन के हिसाब से। हाँ जी। अगर कोर्ट मान लीजिए ये ऑर्डर नहीं देता तो भी क्या आप पटाखे नहीं चलाते? जी नहीं, इस हिसाब से कैसे चलाते जब यहाँ का माहौल ही इतना खराब हो रखा है, तो पटाखे कैसे चलाएंगे? बहुत अच्छा है, प्रदूषण से, पॉल्यूशन से बचेंगे लोग। पहले ही कोरोना वायरस ने इतना दुखी कर रखा है, और बीमारियों से परेशानी बढ़ेगी आगे। ये समझदारी तब और जरूरी हो जाती है जब देश में एक नहीं बल्कि दो युद्ध चल रहे हैं। हम सिर्फ प्रदूषण से ही नहीं बल्कि कोरोना महामारी से भी लड़ रहे हैं। हवा में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने के साथ साथ कोरोना केस भी तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में दिल्ली में 7000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि प्रदूषण का सीधा असर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारे लंग्स को वीक करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, क्योंकि हमारी लंग्स वीक हो गई और दूसरे भी डिजीजेज होते हैं। 14 नवंबर को दिवाली है। लोग दीपों की जगमग और आतिशबाजी की तैयारी में लगे हुए हैं। आतिशबाजी का क्रेज हर उम्र के लोगों में होता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि जान है तो जहान है। जब हवा ही जहरीली हो जाएगी तो फिर काहे का जश्न और कैसी आतिशबाजी। ऐसे में संयम बरतना जरूरी है। दिल्ली से पूनम शर्मा और अनीशा माथुर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। पटाखों पर बैन की बात हो रही है तो कुछ हम आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। खबर की पूरी पिक्चर आपको तभी समझ में आएगी। खबर की पूरी पिक्चर जो ये बताती है कि पटाखों से प्रदूषण किस पटाखे से कितना होता है। पुणे विश्वविद्यालय की चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट, किसी की भी आंखें
खोल सकती है। इस रिपोर्ट में जला हुए बारूद की तुलना धूम्रपान से की गई है। इसमें बताया गया है कि 1000 पटाखों वाली लड़ी के जलने से होने वाला प्रदूषण 277 सिगरेट के बराबर है। आपके लिए एक फुलझड़ी जलाने से 74 सिगरेट के बराबर वायु प्रदूषण होती है। चक्री से उठने वाला धुआं 68 सिगरेट के बराबर है और एक अनार जब जलता है तो 34 सिगरेट के बराबर प्रदूषण कर जाता है। बारूद से के जलने से हवा में कई तरह के खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। ये रसायन शरीर के लिए बहुत खतरनाक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से सांस में घरघराहट आती है, सांस तेज चलती है। वहीं कैडमियम से शरीर में खून की कमी होती है, किडनी और नर्वस सिस्टम पर असर होता है। कॉपर से सांस नली पर असर पड़ता है, जबकि नाइट्राइट से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और त्वचा पर खराब असर पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड से अस्थमा का अटैक आ सकता है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ेगा। लोगों के फेफड़े प्रदूषण से कमजोर होंगे और वो कोरोना वायरस के हमले को सहने की हालत में नहीं होंगे। एक तरफ ये प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है, लेकिन आतंक का जो प्रदूषण होता है, जो पाकिस्तान फैलाता है, वो भी कम नहीं है, जिसका सामना हमारे जवान दिन रात करते हैं। कुपवाड़ा की ये खबर हम आपको दिखाते हैं। कुपवाड़ा का माछिल सेक्टर, जहां पर सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए हमारे 4 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। इनमें 3 सेना के और 1 बीएसएफ के सैनिक शामिल थे। के अरमान सजाने की होती है, ये उम्र होती है खुद के जीने की, नई राह तलाशने की। इस उम्र में भला जिंदगी को कौन, जब सबसे ऊपर देशभक्ति हो, जब खुद की जान से ज्यादा कीमती हो देश की सलामती, तब कोई कैप्टन आशुतोष बनता है। बिहार में मधेपुर के कैप्टन आशुतोष कुमार ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया है। मालूम हुआ हमको 6 बजे कि आतंकवादी से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी को मार गिराया, अली भी शहीद हो गया। 6 बजे हमको सूचना मिली। रविवार को एलओसी पार कर घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई थी, लेकिन सेना की मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष ने सेना की अपनी टीम और बीएसएफ के साथ मिलकर इस कोशिश को नाकाम किया। घुसपैठ को नाकाम करने में कैप्टन आशुतोष के साथ सेना के हवलदार प्रवीण कुमार, सिपाही रायदा महेश्वर और बीएसएफ के कांस्टेबल सुदीप कुमार ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। आधी रात को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में बीएसएफ ने एलओसी से 3.5 किलोमीटर दूर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के पास हरकत देखी थी। इसके बाद बीएसएफ ने अपना एक्शन शुरू किया। बाद में सेना भी बीएसएफ के ऑपरेशन में शामिल हो गई। मेरे पास इनपुट था कि कुछ मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अम्बुश कम पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया को रात को पेट्रोल करती थी। तो उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब ये पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी, तो उसमें एक इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे, ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे, उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा, उन्होंने चैलेंज किया, तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई। दीपावली पर घर लौटने की, परिवार वालों के साथ होने की योजना, लेकिन देखिए देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।